हाँ जी, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। वेलकम टू न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे हम। तो आज मैं बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक लेके आया हूँ। हालांकि ये एक टॉपिक नहीं है, ये 3 टॉपिक्स हैं, बट ये क्योंकि ऑन दी सेम साइड साइमल्टेनियसली चलते हैं तो इसलिए इनको एक साथ समझा जाता है। अब मैंने आपको एक पॉइंट और बोला है कि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमारी जो जीएस एक कंपोनेंट होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो इसके साथ मैं डील नहीं करूँगा। इसके साथ जो डील करने वाले हमारे 2 बहुत ही रिनाउंड फैकल्टी मेंबर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं वो उनको बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी उनका नाम नहीं लूँगा, बट जैसे ही हमारे नियर अराउंड 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उनको इंट्रोड्यूस करेंगे हम यहाँ पे। और साथ ही जो जीएस के डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ज्योग्राफी, आपका साइंस है, देन उसके अलावा आपका सिविक्स है, ज्योग्राफी तो चलो मैंने बोला, इकॉनमी है, और जो भी काफ़ी कंपोनेंट्स के अलावा भी है, ईवीएस होता है। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें तो जानकारी है, नियर अराउंड 13 to 14 कंपोनेंट्स है, एथिक्स होता है। तो वो सभी कंपोनेंट्स जो हैं वो डील करेंगे उनके साथ। जिन कंपोनेंट्स के साथ मैंने डील करना है मैंने आपको पहले भी बताया, दैट इज़ रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके ये भी बोला कि सर अगर इंग्लिश का कुछ हो सकता है तो वो भी बताइएगा। तो इंग्लिश के लिए भी हमारे पास एक फैकल्टी मेंबर है, हम उन्हें भी इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो, मैं बड़े बड़े वादे नहीं करता अभी। मैंने बहुत चीज़ें देखी है, काफ़ी चैनल्स देखे हैं, बड़े बड़े वादे ज़रूर कर देते हैं, बाद में उनको निभा नहीं पाते। तो मैं चीज़ें उतना ही बोलूँगा जितना मुझे पता है कि मैं वो आपको दे सकता हूँ। इतना ज़रूर बोलूँगा कि जीएस के लिए आने वाले दिनों में जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर्स 1000 के अराउंड होते हैं तो हमारे जो 2 टीचर्स हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, वो यहाँ पे आएंगे और जीएस के कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके लेंगे। अच्छा इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं इस समय जम्मू एंड कश्मीर में, वो अपना काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो चले शुरू करते हैं हम इस वीडियो के ऊपर। जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्टगेज। तो स्टूडेंट्स, ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो जाए, तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख के लाया हूँ आपके लिए। देखो, जब भी आप बाज़ार से, मार्केट से कोई एक एसेट को परचेज़ करते हैं, अब एसेट क्या होता है इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो में बना के ज़रूर बताऊंगा आपको। एसेट बेसिकली एक चीज़ हो गई, जैसे आप गाड़ी ले रहे हो बाज़ार से, तो वो एक आपका एसेट ही है ना। हम बोलते हैं ना घर पे, चलो यार एक एसेट हमारा तैयार हो गया, फिर हम सोचते हैं कुछ नया लिया जाए। तो जब भी आप कहीं से भी एक एसेट परचेज़ करते हो सकता है कि आप उसके ऊपर लोन ले रहे हो, या वो लोन पे वो एसेट जो है वो ख़रीदा जा रहा है। जैसे एक गाड़ी अगर आप ख़रीदते हो तो होता है ना कि गाड़ी में आजकल के टाइम पे तो, क्योंकि अगर आप पूरी पेमेंट करोगे तो ब्लैक मनी का पंगा बन जाता है, और इतनी वाइट मनी एकदम हम शो भी नहीं कर सकते, तो हमें लोन पे ही लेनी पड़ती है। तो जब भी आप कोई एक एसेट खरीद रहे हो और अगर आप उस पर लोन ले रहे हो, तो जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिस बैंक, जिससे भी आप वो लोन लेते हो, उसका एक चार्ज बन जाता है इसके ऊपर। आज के टाइम पे तो रिश्तेदार अपने फ्रेंड से भी अगर आप कुछ पैसा उधार पे ले रहे हो, क्या वो ऐसा दे देगा? भरोसे पे दे देगा? नहीं, वो कुछ चीज़ें जो है वो गिरवी रखवाते हैं अपने पास। अब यही जो चीज़ें गिरवी रखवाना हो गया, ये हो गया चार्ज। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो बैंक है वो अपने पास एक चार्ज रखेगा, जिससे कि उसका पहला हक जो है उन चीज़ों के ऊपर होगा। और अगर आप लोन को डिफ़ॉल्ट कर देते हो, मतलब विद इन टाइम लोन नहीं चुका पाते हो, तो बैंक फिर उनको ऑक्शन लगा सकता है, उनको ऑक्शन पे लगाएगा, बेचेगा और अपने पैसे पूरे करेगा। तो इसी के ऊपर जो मैंने बताया 3 टॉपिक्स आते हैं, 3 टाइप के चार्ज हैं हमारे पास, दैट इज़ प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्टगेज। देखो, ऐसे तो प्लेज का इंग्लिश में मीनिंग क्या हो गया? शपथ। हम बोलते हैं ना चीफ मिनिस्टर ने प्लेज ली है, तो यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है। देखो, यहाँ पे मैंने काफ़ी इजी वे में आपके लिए अलग अलग तरीके से इनकी मतलब अलग अलग पॉइंट्स बनाए, ताकि आपको ये हेल्प करेगा आगे जाके। ठीक, तो पहला पॉइंट जो है हमारा दैट इज़ सेक्शन। देखो, हर एक जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है वो किसी सेक्शन के अंडर आती है। आरबीआई के कुछ एक्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, आरबीआई जो हम पढ़ेंगे ज़रूर उसमें जानकारी देंगे आपको। तो मैंने क्या बताया, प्लेज जो है ये किस सेक्शन के अंदर आता है? तो प्लेज कम्स अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये आपको सेक्शंस नहीं पढ़नी है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैंक के एग्ज़ाम्स देने के लिए हैं, या फिर JKSSB हो गया, उसके अलावा भी काफ़ी एग्जामिनेशंस हैं हमारे, मैं KS के एग्जामिनेशन के लिए भी बोल सकता हूँ, तो उसमें खाली ये पूछा जाएगा, बताइए ये किस सेक्शन के अंडर आता है। जैसे आई थिंक 2018 के एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, बताइए हाइपोथिकेशन किस सेक्शन के अंडर आता है। तो वैसे ही मैंने बताया प्लेज किस सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाइपोथिकेशन किसके अंडर आता है? सरफेसी एक्ट 2002। अब यहाँ पर ज़रूर आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरफेसी
का मीनिंग क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये क्या हो गया बेसिकली, जब कोई एक इंसान लोन लेने के बाद वो पैसा चुका नहीं रहा है तो फिर क्या होता है, जिससे वो लोन लिया गया है उसका एक मालिकाना हक बन जाता है, वो उसकी कंपनी पे टेक ओवर कर सकता है, उसकी मैनेजमेंट में कोई अपना बंदा लगा सकता है जो उसको मैनेज करेगा कंपनी को। ज़्यादा अगर पैसे की ज़रूरत होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो वो उसी समय उसको ऑक्शन करके अपने पैसे भी पूरे कर सकता है। तो ये सरफेसी एक्ट के अंदर आता है हाइपोथिकेशन। क्लियर? मॉर्टगेज कम्स अंडर सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो मॉर्टगेज जो है वो इस सेक्शन के अंडर आता है। ये सेक्शंस आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछता है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो टाइप ऑफ एसेट जो है वो हमें ज़्यादा ये चीज़ क्लैरिटी में लाएगा और इसकी एग्जांपल के बाद तो बिल्कुल ही मालूम पड़ जाएगा आपको। टाइप ऑफ एसेट, प्लेज के अंदर हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, हाइपोथिकेशन के अंदर भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मॉर्टगेज के अंदर भी हमारी नहीं, उसमें हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब इमूवेबल का मीनिंग क्या हो गया, जो धरती के साथ अटैच है, फास्टन टू अर्थ, अटैच टू अर्थ, जैसे आपका घर हो गया। ठीक है, अब थर्ड जो हमने पॉइंट लिया यहाँ पे, पहला मैंने लिया सेक्शन, दूसरा लिया टाइप ऑफ एसेट और जो थर्ड है पोजेशन। इसको भी करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल जो है इसकी लेके बताता हूँ ताकि पोजेशन में क्लैरिटी मिले आपको। देखो प्लेज जो है इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल है गोल्ड। गोल्ड मतलब जब आप सोना आपके पास है, मान लो आपने मुथूट फाइनेंस में गए या मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस में गए तो आप सोना, उनको गोल्ड जो है उनके अगेंस्ट लोन लेते हो। क्या गोल्ड वो आप ही के पास रहता है या आप मुथूट फाइनेंस को वो गोल्ड जो है वो देकर आते हो? आपको पता होना चाहिए वो गोल्ड हमसे ले लेते हैं, बदले में हमें पैसा देता है, और अगर आपने पैसा वापस सही समय पे चुका दिया वो सोना आपको वापस मिल जाएगा। इसका मीनिंग पोजेशन। पोजेशन जो है गोल्ड का पोजेशन फिर किसके पास चला गया? लेंडर के पास चला गया ना यार। लेंडर मीन्स कि जिसने वो आपको पैसा लेंड किया है, पैसा लोन पे दिया है। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। ये दोनों पॉइंट्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। हाइपोथिकेशन के अंडर अगर मैं आ जाऊं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कार, गाड़ी। देखो यार, जब बाजार से आप गाड़ी ले रहे हो तो गाड़ी आपने अगर खरीदी, लोन लिया, गाड़ी क्या बैंक को दे दोगे खरीदने के समय? फिर ली किस लिए? उनके लिए खरीदी है क्या? अपने लिए ली है, तो पोजेशन तो आप ही के पास होगा ना। इट मीन्स गाड़ी का पोजेशन बारोर, बारोर का मतलब जिसने पैसा लिया है उधार पे। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पर और भी एग्जांपल्स हैं, शेयर्स हैं, एनएससी, एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इनके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हो, शेयर्स के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हो, बट पोजेशन आपको किसको देना पड़ेगा? लेंडर को देना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, गुड्स और इन्वेंट्री, ये गुड्स वगैरह इनके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो जो आपके पास ही रहेंगे। क्लियर? और तीसरा अगर मैं मॉर्टगेज पे आ जाऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या है? घर, हाउस। देखो आप लोन लेते हो अपने घर के अगेंस्ट, घर के कागज़ जो होते हैं वो किसके पास होते हैं बताओ? घर के कागज़ जो होता है चाहे वो बैंक अपने पास रखता है, घर किसके पास है? घर तो आप ही के पास है ना। तो पोजेशन जो होता है, यहाँ पर जो पोजेशन आ रहा है वो किसके पास है? बोरोवर के पास ही है। और साथ आपको ये भी पता है कि हाउस जो है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये इमूवेबल और मूवेबल की भी पॉइंट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। वैसे ही जैसे गोल्ड यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला, गोल्ड इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। देन गाड़ी, गाड़ी इज ऑल्सो अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये एक साथ आपको क्लियरिटी मिल रही है। और इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी फास्टन टू अर्थ, वो चीज़ें, वो प्लांट जो फैक्ट्री में लगाए जाते हैं, जो मशीनरी फैक्ट्री में लगाई जाती है, जो कि फास्टन टू अर्थ मतलब धरती के साथ अटैच है, तो वो भी मूवेबल हुई, तो उसके अगेंस्ट भी आप ये लोन ले सकते हो। तब चार्ज क्या आ जाएगा? मॉर्टगेज। गोल्ड में चार्ज क्या आया हमारा? प्लेज। गाड़ी में चार्ज क्या आया हमारा? हाइपोथिकेशन। क्लियर? कुछ स्टूडेंट्स हाइपोथिकेशन और हिप्नोटाइजेशन को दोनों को सोचते हैं ये एक ही वर्ड है, ये अलग अलग मीनिंग है भाई। चलो आइए नेक्स्ट पे आते हैं। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट का मीनिंग क्या होगा कि अगर आपने लोन जो है वो वापस पैसा नहीं चुकाया, डिफ़ॉल्ट हो गया, तो उस केस में फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो बैंक है वो क्या करेगा? तो उस केस में क्योंकि यहाँ पे प्लेज में पहले से ही पोजेशन लेंडर के पास है, बैंक के पास है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, तो वो बैंक कैन सेल दी एसेट्स टू रिकवर द लोन ड्यूज। बैंक उसी समय एसेट को बेच देगा ताकि वो अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सके, उसकी बोली लगाएगा। ऑक्शन का मीनिंग क्या हो गया? सॉरी, सेल, यहाँ पर डायरेक्टली बेच देगा, बोली लगाने की भी जरूरत नहीं है।
बट यहाँ हाइपोथिकेशन में क्या होगा, हाइपोथिकेशन में बैंक जो है पहले उस चीज़ का पोजेशन लेगा, क्योंकि पोजेशन पहले बोरोअर के पास है ना, गाड़ी बोरोअर के पास है। बैंक पहले उससे गाड़ी लेगा, फिर उसकी बोली लगाएगा, ऑक्शन करेगा उसको, ताकि वो रिकवर कर सके अपने लोन ड्यूज को। क्लियर। और मॉर्टगेज में क्या होता है, बैंक सीज करेगा पहले प्रॉपर्टी को। क्यों? क्योंकि जो ये हाउस होगा या प्लांट या मशीनरी, पहले इसको सीज करेगा। सीज करने के बाद फिर उसकी वहाँ पे वो बोली लगाएगा। क्यों बोली लगाएगा? क्योंकि पोजेशन, बोली क्यों लगाएगा? क्योंकि उसको पता है कि यार ये तो हमारा लोन वापस नहीं दे रहा, तो मुझे तो इसे बेचना ही पड़ेगा ना पैसा लगाने, वापस लाने के लिए। तो बैंक प्रॉपर्टी को सीज कर रहा है, उसकी बोली लगा रहा है और रिकवर कर रहा है अपने लोन ड्यूज को। तो ये था प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज। आई होप क्लैरिटी मिली होगी इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर। एक बार रिवाइंड करते हैं इन सब चीज़ों को, थोड़ा आपको क्लैरिटी वापस से मिल जाए। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमारा, सबसे पहला पॉइंट, प्लेज किसके ऊपर होता है? गोल्ड के ऊपर, बिकॉज गोल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, गोल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी है। पोजेशन किसके पास होगा? गोल्ड है, आपको देना पड़ता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, मीनिंग लेंडर के पास, ये याद रखना है। मॉर्टगेज हाइपोथिकेशन पे आते हैं। हाइपोथिकेशन में एग्जांपल किसकी आई? गाड़ी, कार। पोजेशन किसके पास होगा? आप ही के पास, मींस की बोरोअर। क्लियर है ये पॉइंट? देन उसके बाद मैंने क्या पॉइंट बताया आपको, गाड़ी भी होगी, ये तीनों चीज़ें, और रिमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, ये तो आप जानते ही हो। मॉर्टगेज, मॉर्टगेज में मैंने क्या बोला आपको? हाउस, घर। अब घर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और पोजेशन किसके पास रहता है आपका? बताइए, घर आप ही के पास रहता है। घर गिरवी भी रखाओगे, बट रहोगे तो सही ना आप उसमें। तो ये कुछ पॉइंट्स है इन तीनों के बारे में। आई होप ये क्लियर हुए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस से किस टॉपिक के ऊपर आप क्लैरिटी चाहते हो। आई विल मेक वीडियो ऑन इट। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है भाई, कितनी बारी बोलना, वेट करो। तो आज का इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।